हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। क्या हो अगर एक बिल्कुल नॉर्मल सा लड़का गलती से एक ऐसी जगह फंस जाए जहां सब कल्टीवेटर्स हो और उसके पास कोई पावर ना हो, पर किस्मत ऐसी कि कचरा साफ करते हुए उसे ऐसी चीज मिल जाए जो उसे रातों रात ओवरपावर्ड बना दे। ये कहानी है एक ऐसे ही लड़के की जो अपनी किस्मत और एक अजीब से कुत्ते के साथ कल्टीवेशन वर्ल्ड में आग लगाने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस नए और जबरदस्त सफर पर चलते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम ली फैन है। वो एक नॉर्मल सा लड़का है जो इस वक्त सीढ़ियों पर बैठा हुआ एक सूखा सा बन खा रहा है। उसके ठीक सामने उसका एक छोटा सा कुत्ता बैठा हुआ है जिसका नाम वोंगचाई है। वोंगचाई उस बन को बड़ी लालच भरी नजरों से देख रहा होता है। ली फैन अपने कुत्ते से कहता है कि वोंगचाई इसको मत देख, तू इसको जितना मर्जी घूर ले, ये कोई मीट बन नहीं बन जाएगा। तभी वहाँ पर ली फैन का एक मोटा दोस्त भागता हुआ आता है जिसका नाम वांग पांगजी है। पांगजी वहाँ आकर हांफते हुए ली फैन से कहता है कि भाई तू अभी तक यहाँ बैठकर खा रहा है, क्या तुझे सच में लगता है कि तू हेवनली स्पिरिट रूट अवेकन कर पाएगा? ली फैन बड़े आराम से जवाब देता है कि क्या पता निकल ही आए, वरना मुझ में और एक मरी हुई मछली में क्या ही फर्क रह जाएगा। ली फैन बन को पलट कर देखता है और कहता है कि वैसे बन दोनों तरफ से सेम ही लग रहा है। पांगजी उसे बताता है कि आगे एक बंदे ने 3rd ग्रेड स्पिरिट रूट अवेकन किया है और उसे तुरंत सेलेक्ट करके अंदर ले गए हैं, इसलिए हमें भी जल्दी चलना चाहिए। ली फैन अपने कुत्ते को उठाता है और दोनों वहाँ से आगे टेस्टिंग एरिया की तरफ चल पड़ते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा टेस्टिंग ग्राउंड है जहाँ पर एक बड़ा सा ब्लैक कलर का स्टोन पिलर यानी स्टेले रखा हुआ है। एक एल्डर वहाँ खड़ा होकर सबका टेस्ट ले रहा है। एल्डर अगले बंदे का नाम पुकारता है झांगसान। झांगसान आगे आता है और अपने हाथ को उस ब्लैक स्टेले पर रखता है। स्टेले में कोई रिएक्शन नहीं होता, जिसे देखकर एल्डर तुरंत अनाउंस करता है कि इसके पास कोई स्पिरिट रूट नहीं है नेक्स्ट। ये देखकर पांगजी थोड़ा घबराता है और ली फैन से कहता है कि भाई अगर मैं सुप्रीम स्पिरिट रूट अवेकन कर लूं तो मैं स्वॉर्ड कल्टीवेशन चूज करूं या मैजिक कल्टीवेशन। ली फैन उसकी इस बात पर मजे लेते हुए कहता है कि मैं तो तुझे यही सजेस्ट करूंगा कि तू ड्रीम कल्टीवेशन चूज कर ले, क्योंकि सपनों में तो सब कुछ मिल ही जाता है। टेस्टिंग चलती रहती है और कुछ देर बाद एल्डर कहता है कि अगला कौन है, आगे आओ। जब कोई आगे नहीं आता तो एल्डर अनाउंस करता है कि अगर और कोई नहीं बचा तो ये टेस्टिंग सेरेमनी यहीं पर खत्म की जाती है। ये सुनकर पांगजी तुरंत आगे आता है और एल्डर को रोकते हुए कहता है कि एल्डर अभी रुकिए, यहाँ पर एक बंदा बचा हुआ है, इसने अभी तक टेस्ट नहीं किया। पांगजी ली फैन की तरफ इशारा करता है। एल्डर ली फैन को देखता है जो अपने फटे हुए कपड़ों में एक भिखारी जैसा लग रहा था। एल्डर गुस्से से कहता है कि ये कहाँ से उठकर आ गया है। ली फैन तुरंत अपने कुत्ते को उठाता है और कहता है कि मेरा टेस्ट किसने करना है, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था वोंगचाई, चलो हम यहाँ से चलते हैं। जैसे ही ली फैन वहाँ से जाने लगता है एल्डर गुस्से में आकर चिल्लाता है कि रुको, तुम्हें क्या लगता है ताइशुआन सेक्ट कोई ऐसी वैसी जगह है जहाँ तुम अपनी मर्जी से आ सको और अपनी मर्जी से जा सको? जब तुम यहाँ आ ही गए हो तो अब बिना टेस्ट किए वापस नहीं जा सकते। ली फैन मुड़ता है और कहता है कि देखिए आप मुझे फोर्स कर रहे हैं। एल्डर कहता है कि बकवास बंद करो और जल्दी से टेस्ट करके यहाँ से दफा हो जाओ। वहाँ खड़े बाकी लोग भी ली फैन का मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि इस भिखारी में बड़ा एटीट्यूड है। ली फैन आगे बढ़ता है और चुपचाप अपने हाथ को उस ब्लैक स्टेले पर रख देता है। स्टेले बिल्कुल शांत रहता है। एल्डर ये देखकर मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मुझे पहले ही पता था कि ये एक यूजलेस कचरा है। ठीक है, अब अपने इस कुत्ते को उठाओ और जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। जैसे ही एल्डर ये बोलता है अचानक उस ब्लैक स्टेले के अंदर से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। ली फैन का हाथ अभी भी स्टेले पर होता है और हम देखते हैं कि उस स्टेले पर अचानक से क्रैक्स आना शुरू हो गए हैं। देखते ही देखते वो क्रैक्स पूरे स्टेले पर एक मकड़ी के जाले की तरह फैल जाते हैं। एल्डर और वहाँ खड़े सभी लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो पूरा का पूरा बड़ा स्टेले एक बहुत ही खतरनाक धमाके के साथ ब्लास्ट हो जाता है। धमाका इतना बड़ा होता है कि वहाँ खड़े सभी लोग डस्ट और हवा के प्रेशर से पीछे की तरफ गिर जाते हैं। वोंगचाई भी डरकर जमीन पर लेट जाता है। डस्ट क्लियर होने के बाद हम देखते हैं कि वो 1000 साल पुराना स्पिरिट स्टेले पूरी तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में टूट चुका है। एल्डर जमीन पर गिरा हुआ होता है और डर के मारे चिल्लाता है कि 1000 साल पुराना स्पिरिट स्टेले टूट गया। तभी आसमान से बहुत सी लाइट्स आती हैं और ताइशुआन सेक्ट का सेक्ट मास्टर अपने बाकी 4 एल्डर्स के साथ वहाँ लैंड करता है। सेक्ट मास्टर का नाम शुआनजी जी है और वो आते ही गुस्से में पूछता है कि ये स्पिरिट स्टेले किसने तोड़ा है। टेस्टिंग एल्डर तुरंत ली फैन की तरफ इशारा करता है, डरते हुए कहता है कि सेक्ट मास्टर इसने तोड़ा है। इसने जैसे ही अपना हाथ स्टेले पर रखा, ये स्टेले ब्लास्ट हो गया। ली फैन जमीन पर बैठा होता है और तुरंत अपने दोनों हाथ उठाकर इनोसेंट बनते हुए कहता है कि सेक्ट मास्टर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कोई फोर्स यूज नहीं की, ये स्टेले बहुत पुराना हो चुका था, इसलिए खुद ही टूट गया होगा। आप लोग इसका इल्जाम मुझ पर नहीं लगा सकते। सेक्ट मास्टर ली फैन की बात सुनकर थोड़ी देर शांत रहता है और फिर अचानक से जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगता है। सेक्ट मास्टर की हंसी देखकर सब हैरान हो जाते हैं। सेक्ट मास्टर कहता है कि एंशिएंट रिकॉर्ड्स में ये बात क्लियरली लिखी हुई है कि सिर्फ एक ही ऐसी स्पिरिट रूट है जो सुप्रीम स्पिरिट रूट को भी पीछे छोड़ सकती है और उसका नाम है फ्लॉलेस इमॉर्टल स्पिरिट रूट।
रूट। इस स्पिरिट रूट का पोटेंशियल इतना ज्यादा मैसिव होता है कि ये टेस्टिंग स्टेले की कैपेसिटी को क्रॉस कर जाता है और यही वजह है कि ये स्टेले इसकी पावर को बर्दाश्त नहीं कर पाया और ब्लास्ट हो गया। सेक्ट मास्टर आसमान की तरफ देखकर खुशी से चिल्लाता है कि हेवन ने हमारे ताई शुआन सेक्ट को ब्लेस किया है। 1000 साल बाद आखिरकार हमारे सेक्ट को एक ऐसा पियरलेस जीनियस मिल ही गया। सेक्ट मास्टर तुरंत अपने एल्डर को ऑर्डर देता है कि इस खबर को पहले ही ब्लॉक कर दो, किसी भी दूसरे सेक्ट को इस जीनियस के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। सेक्ट मास्टर ली फैन के पास आता है और बड़े ही प्यार से उसका हाथ पकड़कर पूछता है कि मेरे बच्चे तुम्हारा नाम क्या है। ली फैन थोड़ा घबराते हुए बताता है कि मेरा नाम ली फैन है। सेक्ट मास्टर खुश होकर कहता है कि बहुत अच्छा नाम है, आज से तुम इस सेक्ट के डायरेक्ट डिसाइपल हो और फ्यूचर में तुम ही इस ताई शुआन सेक्ट के सेक्ट मास्टर बनोगे। ये सुनकर बाकी के एल्डर्स भी आगे आ जाते हैं। एक एल्डर कहता है कि सेक्ट मास्टर आप अकेले इस जीनियस को नहीं रख सकते। ली फैन तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें एल्केमी सिखाऊंगा और तुम स्पिरिट पिल्स को खाने की तरह खा सकोगे। दूसरा एल्डर आगे आकर कहता है कि एल्केमी किसी काम की नहीं है, तुम मेरे पास आओ, मैं खुद तुम्हें बेस्ट सुप्रीम स्वॉर्ड्स बनाकर दूंगा और तुम हर रोज एक नई स्वॉर्ड यूज कर सकोगे। सब एल्डर्स ली फैन को अपने साथ ले जाने के लिए आपस में बहस करने लगते हैं और उसे घेर लेते हैं। ली फैन उन सब के बीच में फंस जाता है और परेशान होकर चिल्लाता है कि रुको रुको। सब एल्डर्स शांत हो जाते हैं। ली फैन उनसे कहता है कि सेक्ट मास्टर और सभी एल्डर्स, मुझे लगता है आप लोगों को कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, मैं सच में बस एक आम सा नॉर्मल इंसान हूँ। एक एल्डर हंसते हुए कहता है कि अरे जीनियस लोग तो हमेशा हम्बल ही होते हैं, हम सब समझते हैं। ली फैन परेशान होकर कहता है कि मैं हम्बल नहीं बन रहा, मेरी बॉडी बचपन से ही बहुत वीक है, मैं थोड़ा सा चलता हूँ तो मेरी सांस फूल जाती है, मेरे पास कोई इमॉर्टल स्पिरिट रूट नहीं है। सेक्ट मास्टर ली फैन की इस बात को सुनकर थोड़ा सीरियस होता है और कहता है कि ये बच्चा सच में एक्टिंग करने में बहुत अच्छा है, पर अगर तुम्हें खुद पर डाउट है तो हम एक बार फिर से टेस्ट कर लेते हैं। सेक्ट मास्टर अपना हाथ आगे करता है और एक गोल्डन कलर का मैजिकल मिरर सम्मन करता है जिसका नाम हेवनली मिरर है। सेक्ट मास्टर ली फैन से कहता है कि ये हेवनली मिरर तुम्हारी असलियत बता देगा। मिरर से एक बहुत ही ब्राइट गोल्डन लाइट निकलती है जो सीधा ली फैन पर पड़ती है। मिरर ली फैन की पूरी बॉडी को स्कैन करता है और फिर उस मिरर के अंदर ली फैन का फेस अपीयर होता है। अगले ही सेकंड उस मिरर पर बहुत ही बड़े और रेड कलर के वर्ड्स लिखे हुए आते हैं जिनमें साफ साफ लिखा था प्योर ब्रेड मॉडल, यानी एक बिल्कुल शुद्ध आम इंसान जिसके पास रत्ती भर भी कल्टीवेशन पावर नहीं है। ये पढ़कर सेक्ट मास्टर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता और वो कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, ये मिरर जरूर खराब हो गया होगा। सेक्ट मास्टर उस मिरर को जोर जोर से हिलाता है और उस पे हाथ मारता है ताकि वो ठीक से काम करे, लेकिन मिरर पर फिर से वही सेम वर्ड्स लिखे आते हैं प्योर ब्रेड मॉडल, और साथ में एक छोटा सा टेक्स्ट भी आता है जिसमें लिखा था कि और टेस्ट मत करो, अपनी मैजिकल पावर वेस्ट मत करो। सेक्ट मास्टर अब पूरी तरह से शॉक में होता है और टेस्टिंग एल्डर की तरफ गुस्से से इशारा करते हुए कहता है कि ये सब क्या है, तुमने तो कहा था कि इसने स्पिरिट स्टेले को ब्लास्ट किया है। टेस्टिंग एल्डर डर के मारे जमीन पर गिर जाता है और माफी मांगते हुए कहता है कि सेक्ट मास्टर मैं सच कह रहा हूँ, जैसे ही इसने हाथ रखा था स्टेले ब्लास्ट हो गया था, पर अब मुझे लगता है कि ये स्टेले सच में बहुत पुराना हो चुका था और खुद ही टूट गया। ये सुनकर सेक्ट मास्टर का गुस्सा आसमान छू लेता है। ली फैन चुपचाप वहाँ से निकलने की कोशिश करता है पर सेक्ट मास्टर तुरंत उसके आगे आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि रुक जाओ, तुमने हमारे सेक्ट का 1000 साल पुराना स्पिरिट स्टेले तोड़ दिया और अब तुम चुपचाप यहाँ से भागना चाहते हो। ली फैन थोड़ा डर जाता है और कहता है कि एल्डर थोड़ा लॉजिक यूज करें, वो पत्थर खुद ही टूटा है, इसमें मेरी क्या गलती है। सेक्ट मास्टर गुस्से में कहता है कि उस टेस्टिंग स्टेले के अंदर जो फॉर्मेशन मटेरियल्स यूज हुए थे उनकी कीमत 1 लाख स्पिरिट स्टोन्स थी, अब तुम्हें वो पे करने होंगे। ली फैन कहता है कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है, अगर आपको चाहिए तो मेरी जान ले ले। सेक्ट मास्टर एक इविल स्माइल देता है और कहता है कि बहुत अच्छा। वो तुरंत एक गोल्डन कलर का कॉन्ट्रैक्ट सम्मन करता है और ली फैन के आगे हवा में लटका देता है। सेक्ट मास्टर कहता है कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम इस सेक्ट में जिंदगी भर एक हैंडीमैन की तरह काम करके अपना कर्जा चुकाओगे। ये एक आउटर सेक्ट हैंडीमैन का लाइफ लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट था। ली फैन उस कॉन्ट्रैक्ट को देखता है और सोचता है कि आखिरकार मैं कल्टीवेशन वर्ल्ड में आ ही गया हूँ, यहाँ पर बिना पावर के वैसे भी जिंदा रहना मुश्किल है, कम से कम इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से मुझे रहने की जगह और खाना तो मिल ही जाएगा। ली फैन सेक्ट मास्टर से कहता है कि ठीक है मैं साइन करता हूँ। ली फैन अपनी उंगली से उस गोल्डन कॉन्ट्रैक्ट पर टच करता है और कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट हो जाता है। एक गोल्डन मार्क ली फैन के माथे पर अपीयर होता है जो कंफर्म करता है कि अब वो इस सेक्ट का सर्वेंट बन चुका है। सेक्ट मास्टर गुस्से में अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि इस कचरे को उठाओ और हैंडीमैन कोर्टयार्ड में ले जाओ और इसको सबसे मुश्किल और थका देने वाला काम देना। 2 बहुत ही बड़े और मस्कुलर गार्ड्स आते हैं और ली फैन को उसके आर्म से पकड़कर हवा में उठा लेते हैं। ली फैन उनसे कहता है कि रुको रुको, मुझे ऐसे मत खींचो, मैं खुद चल सकता हूँ। ली फैन अपने कुत्ते को आवाज देता है और वांगचाई भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हम हैंडीमैन कोर्टयार्ड में आते हैं जहाँ पर एक मैनेजर झाओ नाम का आदमी आराम से अपनी चेयर पर बैठा हुआ अपने दांतों में टूथपिक मार रहा होता है। गार्ड्स ली फैन को वहाँ लाकर जमीन पर फेंक देते हैं। एक गार्ड मैनेजर झाओ से कहता है कि झाओ मैनेजर सेक्ट मास्टर ने खुद ऑर्डर दिया है कि इस लड़के ने हमारा स्पिरिट स्टेले तोड़ा है, इसलिए इसे लाइफ लॉन्ग हैंडीमैन की सजा मिली है, इसका अच्छे से ख्याल रखना। मैनेजर
झाओ एक बहुत ही इविल स्माइल देता है और ली फैन की तरफ देखता है। वोंगचाई ली फैन के पास आकर उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। झाओ मजाक उड़ाते हुए कहता है कि कहां से ये आवारा कुत्ता भी इस कोर्टयार्ड में आ गया, देखो ये कुत्ता भी अपने मालिक को प्रोटेक्ट कर रहा है। झाओ अपनी चेयर से उठता है और ली फैन के पास आकर कहता है कि लड़के याद रखना, तुम अब मेरी टेरिटरी में हो, यहाँ पर चाहे तुम ड्रैगन हो या टाइगर, तुम्हें मेरे सामने झुक कर रहना पड़ेगा, और वैसे भी तुम्हारी औकात तो इस कुत्ते से भी गई गुजरी है। ली फैन जमीन से उठता है और अपने कपड़े झाड़ते हुए कहता है कि मैनेजर झाओ, मैं यहाँ अपना कर्जा चुकाने आया हूँ, मुझे बस मेरा काम बता दे। झाओ हंसते हुए कहता है कि अच्छा, तुझे काम करने का बहुत शौक है ना, ठीक है, तेरा काम है पहाड़ी के पीछे वाली 9th पीक को साफ करना। तुझे उस पूरी 9th पीक को अंदर से बाहर तक साफ करना होगा, यहाँ तक कि जमीन के पत्थरों के बीच की डर्ट भी पूरी तरह क्लियर होनी चाहिए। मैं खुद आकर हर रोज चेक करूंगा। वहाँ पर खड़े बाकी हैंडीमैन ये सुनकर आपस में खुसफुस करने लगते हैं। एक आदमी कहता है कि ये लड़का तो पक्का मरेगा, 9th पीक पर इतनी खतरनाक पॉइजन मियाज्मा गैस है कि वहाँ पर एक नॉर्मल इंसान एक दिन में ही पॉइजन से मर जाएगा। झाओ ली फैन से कहता है कि जाओ और जाकर अपने क्लीनिंग टूल्स पिक कर ले। ली फैन एक पुराने से स्टोर रूम में जाता है। वहाँ पर सब कुछ टूटा फूटा और कचरा पड़ा होता है। ली फैन वहाँ पड़ी हुई टूटी हुई लकड़ियों और झाड़ुओं को देखता है और परेशान होकर कहता है कि ये कैसा कचरा है। वो वहाँ से एक बहुत ही पुराना और टूटा हुआ बैम्बू का झाड़ू उठाता है और कहता है कि चलो यही ठीक लग रहा है। ली फैन अपने झाड़ू को कंधे पर रखता है और वोंगचाई के साथ 9th पीक की तरफ चल पड़ता है। झाओ उसको जाते हुए देखता है और इविल स्माइल के साथ कहता है कि ये लड़का अपनी मौत के मुंह में जा रहा है। सीन शिफ्ट होता है और ली फैन 9th पीक के एंट्रेंस पर पहुंच जाता है। वहाँ का नजारा बहुत ही डरावना होता है। पूरे एरिया में एक बहुत ही थिक डार्क ग्रीन कलर की पॉइजन गैस फैली हुई होती है। गैस इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वोंगचाई वहाँ पहुंचते ही जोर जोर से चीखने और स्नीज करने लगता है। ली फैन तुरंत अपनी स्लीव से अपना नाक और मुंह कवर कर लेता है और कहता है कि ये कितनी घटिया स्मेल है। ली फैन वोंगचाई की तरफ देखता है जो डर के मारे उसके पैरों के पीछे छुप रहा होता है। ली फैन उसको दिलासा देते हुए कहता है कि डर मत वोंगचाई, क्लीनिंग करना भी एक आर्ट होती है, चल आजा काम शुरू करते हैं। ली फैन अपना झाड़ू उठाता है और उस ग्रीन गैस के अंदर एंटर कर जाता है। वो अपने झाड़ू को बहुत ही तेजी और स्किल के साथ घुमाता है। जैसे जैसे वो झाड़ू मारता है वहाँ से वो पॉइजन, गैस और डर्ट क्लियर होने लगती है। ली फैन कहता है कि इस एक्स्ट्रा मेहनत के लिए मुझे एक्स्ट्रा पैसे मिलने चाहिए। वो झाड़ू मारते हुए एक बड़ा सा रास्ता क्लियर कर लेता है और एक सर्कुलर स्टोन फॉर्मेशन के बीच में पहुंच जाता है। वहाँ पर जमीन पर कुछ अजीब सा काला कचरा जमा होता है। ली फैन अपने झाड़ू से उस काले कचरे को साफ करता है तो अचानक से जमीन से एक राउंड शेप का ब्लैक कलर का बॉल निकलकर बाहर आता है। ली फैन रुक जाता है और उस ब्लैक बॉल को ध्यान से देखता है। वो कहता है कि ये क्या चीज है, कहीं ये किसी एंशिएंट बीस्ट का गॉलस्टोन तो नहीं जो सैकड़ों सालों से यहाँ पड़ा हो। तभी वोंगचाई आगे आता है और उस ब्लैक बॉल को सूंघने लगता है। इससे पहले कि ली फैन कुछ समझ पाता, वोंगचाई तुरंत अपना मुंह खोलता है और उस ब्लैक बॉल को खा जाता है। ली फैन ये देखकर शॉक हो जाता है और चिल्लाता है कि ओए तू क्या हर चीज खा जाता है। ली फैन तुरंत जमीन पर बैठता है और वोंगचाई का मुंह खोलकर उसके गले से वो ब्लैक बॉल बाहर निकाल लेता है। ली फैन उस बॉल को अपने हाथ में रखता है और कहता है कि ये तो काफी हैवी है। ली फैन उस बॉल को देखता है और उसको थोड़ा डाउट होता है। वो वोंगचाई से कहता है कि चल इसको पानी में धोकर देखते हैं। ली फैन पास ही बह रही एक छोटी सी नदी के पास जाता है और उस ब्लैक बॉल को पानी में धोने लगता है। जैसे ही वो उसके ऊपर से ब्लैक डर्ट हटाता है, उस बॉल के अंदर से एक बहुत ही ब्लाइंडिंग गोल्डन लाइट निकलने लगती है। लाइट इतनी तेज होती है कि आसपास का पूरा एरिया रोशन हो जाता है। जब लाइट थोड़ी कम होती है तो ली फैन देखता है कि उसके हाथ में एक बहुत ही खूबसूरत गोल्डन कलर की पिल है जिस पर एंशिएंट मैजिकल पैटर्न्स बने हुए हैं। ली फैन उस पिल को ध्यान से देखता है और उसके मुंह से निकलता है सुप्रीम ब्लड मैरो पिल। ली फैन समझ जाता है कि ये कोई नॉर्मल चीज नहीं बल्कि एक बहुत ही हाई लेवल की इमॉर्टल पिल है। ली फैन सोच में पड़ जाता है कि वो इसे खाए या नहीं। वो उस पिल को 2 टुकड़ों में तोड़ लेता है। वो एक छोटा टुकड़ा वोंगचाई की तरफ करता है और कहता है कि ले वोंगचाई तू खाकर चेक कर। वोंगचाई खुशी खुशी उस पिल को खा लेता है। पिल खाते ही वोंगचाई की आंखें अचानक से पूरी व्हाइट हो जाती हैं और उसकी बॉडी स्टिफ होकर जमीन पर गिर जाती है। ली फैन ये देखकर घबरा जाता है और चिल्लाता है कि ओह ये तो पॉइजन है। पर अगले ही सेकंड एक बहुत ही बड़ा चमत्कार होता है। वोंगचाई की बॉडी जमीन से हवा में उठने लगती है और उसके अंदर से एक बहुत ही मैसिव गोल्डन एनर्जी रिलीज होने लगती है। वोंगचाई का साइज बड़ा होने लगता है और उसकी बॉडी पर गोल्डन कलर की आग की लपटें निकलने लगती हैं। देखते ही देखते वो एक छोटे से नॉर्मल कुत्ते से एक बहुत ही जायंट, खौफनाक और मैजेस्टिक गोल्डन वुल्फ बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जिसकी आंखों से प्योर पावर झलक रही होती है। ली फैन ये नजारा देखकर पूरी तरह से शॉक में होता है। वो अपने हाथ में बची हुई पिल को देखता है और कहता है कि मतलब ये सच में एक इमॉर्टल पिल है। ली फैन आसमान की तरफ देखता है और कहता है कि जिंदगी और मौत किस्मत के हाथ में है और अमीर होना हेवन के हाथ में। ये बोलकर ली फैन वो बची हुई पिल अपने मुंह में डाल लेता है। पिल खाते ही ली फैन की बॉडी में एक बहुत ही इंटेंस रिएक्शन होता है। उसकी गर्दन और फेस पर रेड कलर की वेन्स उभर आती हैं और उसकी आंखें ब्लड रेड हो जाती हैं। ली फैन दर्द के मारे बहुत जोर से आसमान की तरफ देखकर चिल्लाता है। एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर इतनी तेजी से फ्लो कर रही होती है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और जमीन पर बेहोश होकर गिर जाता है।
कुछ देर बाद जब ली फैन की आंख खुलती है तो वो जमीन पर लेटा होता है। वो धीरे धीरे उठता है और अपनी बॉडी को देखता है। उसके फेस पर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस होता है। वो अपनी मुट्ठी बंद करता है और हवा में एक जोरदार पंच मारता है। उसके पंच की स्पीड और पावर इतनी ज्यादा होती है कि हवा में एक शॉकवेव क्रिएट होती है जो सामने की तरफ जाती है। ली फैन अपनी पावर को फील करते हुए बहुत खुश होता है और कहता है कि अब मैं एक पंच से एक पूरी गाय को मार सकता हूँ। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम डाइनिंग हॉल में आते हैं। मैनेजर झाओ आराम से बैठा हुआ एक रोस्टेड चिकन लेग खा रहा होता है। एक दूसरा हैंडीमैन भागकर उसके पास आता है और कहता है कि मैनेजर झाओ, वो जो नया लड़का ली फैन आया था वो अभी तक वापस नहीं आया है। झाओ चिकन चबाते हुए हंसता है और कहता है कि उसने आना भी नहीं है। 9th पीक पर इतनी खतरनाक मियाज़मा गैस है कि वहाँ पर एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रेल्म का कल्टीवेटर भी ज्यादा देर नहीं रुक सकता। वो तो बस एक आम इंसान था। पूरा दिन गुजर गया है। मुझे लगता है अब तक तो उसकी हड्डियां भी गल चुकी होंगी। हैंडीमैन कहता है कि आप सच कह रहे हैं, उसने आपसे जबान लड़ाई थी, उसका यही अंजाम होना चाहिए था। झाओ अपनी चेयर से उठता है और अपने कपड़े ठीक करते हुए कहता है कि चलो कुछ बंदों को साथ लो और 9th पीक पर चलकर उसकी बॉडी उठा लाते हैं, वरना अगर सेक्ट के एल्डर्स को पता चल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैनेजर झाओ अपने 3 बहुत ही बड़े और खतरनाक दिखने वाले मस्कुलर गार्ड्स के साथ 9th पीक की तरफ निकलता है। जैसे ही वो लोग 9th पीक के एंट्रेंस पर पहुंचते हैं उनके होश उड़ जाते हैं। वहाँ पर जो थिक ग्रीन मियाज़मा गैस थी वो पूरी तरह से गायब हो चुकी थी और पूरा एरिया बिल्कुल साफ और क्लियर लग रहा था। झाओ हैरानी से आगे बढ़ता है और देखता है कि ली फैन आराम से सीढ़ियों पर बैठा हुआ है और उसके पास उसका कुत्ता वांगचाई बैठा है। ली फैन को जिंदा देखकर झाओ की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ली फैन अपने झाड़ू को पकड़े हुए उठता है और झाओ से मुस्कुराते हुए कहता है कि आइए मैनेजर। झाओ, क्या आप मेरा काम इंस्पेक्ट करने आए हैं? झाओ डरते हुए और हकलाते हुए कहता है कि तू अभी तक मरा क्यों नहीं? ली फैन कैजुअली जवाब देता है कि मैं क्यों मरूंगा, आपने मुझे इतना अच्छा काम दिया था, मैं तो बहुत खुश हूँ। झाओ गुस्से में आसपास देखता है और कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, ये जगह किसने साफ की है? ली फैन कहता है कि मैंने ही साफ की है, आपने ही तो मुझे ऑर्डर दिया था। क्या हुआ, मैंने ज्यादा ही क्लीन कर दिया क्या, जो आपको आदत नहीं हो रही? झाओ गुस्से में चिल्लाता है कि बकवास बंद कर, तू जरूर कोई नाटक कर रहा है। यहाँ से जरूर कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट कल्टीवेटर गुजरा होगा जिसने इस मियाज़मा को क्लियर कर दिया और तू यहाँ बस क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है। ली फैन अपने कंधे उचकाकर कहता है कि ठीक है, जो भी हो, आपने जो काम दिया था वो पूरा हो गया है, अब जल्दी से चेक करें और मेरी आज की दिहाड़ी और रात का खाना मुझे दे। झाओ ये सुनकर जोर जोर से मजाक उड़ाते हुए हंसने लगता है। वो कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पैसे मांगने की, मैं तुझे बताता हूँ आज तुझे खाना तो क्या उल्टा मार पड़ने वाली है। झाओ अपने गार्ड्स की तरफ इशारा करता है और चिल्लाता है कि इस लड़के को पकड़ो और इसकी ऐसी तैसी कर दो। झाओ के 2 बहुत ही बड़े मस्कुलर गार्ड्स आगे बढ़ते हैं। एक गार्ड के हाथ में एक बहुत ही मोटा और भारी लकड़ी का लॉक होता है। वो गार्ड ली फैन की तरफ भागता है और उस भारी लॉक को हवा में उठाकर पूरी पावर के साथ ली फैन के सिर पर मारता है, पर अगले ही मोमेंट जो होता है उसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। ली